नारी। यूं तो नारी औरत को कहते हैं, लेकिन इस कहानी में नारी इस दुश्मन मुल्क के एक खौफनाक मंसूबे का नाम है जो अपने पड़ोसियों को गुलाम बनाने पर तुला हुआ है। मुसन्निफा आफरीदा वकार। काहिरा की शदीद गर्मी के बाद नैरोबी की खुशगवार रात ने उनका मूड और भी खुशगवार कर दिया था। नैरोबी सतह समंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए अगस्त में यहाँ का मौसम खुनक होता है। उन्होंने न्यू स्टैनले होटल में कैंप किया था। उन्हें चौथी मंजिल पर एक मुश्तरका कमरे में जगह मिली थी। फरहाद ने शाहानी को एक तेज रफ्तार कार किराए पर हासिल करने की हिदायत की और खुद टेलीफोन पर भारतीय वफद के कैंप की जगह मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद शाहानी ने आकर उसे खुशखबरी सुनाई। मैंने एक फर्स्ट क्लास पीजो कार हासिल कर ली है, शाहानी बोला, और हमारे दोस्त नॉरफॉक में मुकीम हैं। फरहाद ने उसे बतलाया, नॉरफॉक यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम में से एक को वहां रहकर उन पर निगाह रखनी होगी, और जाहिर है कि ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम एक सहाफ़ी की हैसियत से कहीं भी रह सकते हो। फरहाद ने कहा, क्या मुझे तमाम रात वहां रहना होगा? शाहानी ने पूछा। नहीं, तुम सुबह 6 बजे पहुंच जाओगे और वहां लोगों में इस तरह घुल मिल जाओ जिससे किसी को तुम्हारी मौजूदगी पर शुबा ना हो। कार भी ले जाओ, मैं जरूरत पड़ने पर टैक्सी कर लूंगा, फरहाद ने कहा। शाहानी ने उसे मुलामत आमेज नजरों से देखा। ओके बॉस, मैं डाइनिंग हॉल में तुम्हारा मुंतजिर हूँ, शाहानी बोला। उसके जाने के बाद फरहाद ने जमाल साहब के लिए रिपोर्ट तैयार की, जिसमें काहिरा के कैंप के दौरान पेश आने वाले वाकयात और नैरोबी में अपनी आमद से मुतला किया था। रिपोर्ट को पोस्ट करने के बाद वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहां शाहानी इसका मुंतजिर था। खाने से फारिग होकर वो जल्द सो गए ताकि शाहानी 6 बजे अपनी मुहिम पर जा सके। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। फरहाद झिंझिलाकर उठा तो 7 बज रहे थे। फोन शाहानी का था। क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? शाहानी ने शिकवा किया। उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई है जिसमें 4 आदमी नैरोबी नेशनल पार्क जा रहे हैं, शाहानी बोल रहा था। कब? फरहाद ने पूछा। बस रवाना होने वाले हैं, शाहानी बोला। मैं भी पहुंचाऊं, इंतजार करो, फरहाद ने कहा। वो अपनी पिजो में बैठकर होटल से कुछ फासले पर इंतजार कर रहे थे। तुमको इनका प्रोग्राम कैसे मालूम हुआ? फरहाद ने पूछा। मैंने इस्तकबालिया क्लर्क से मालूम किया। वो जरा देर के लिए पार्क देखने जाएंगे, फिर वापस आकर नाश्ता करेंगे। उसने ये भी बताया कि वफद दिन भर मसरूफ रहेगा। पहले वजीर ज़राअत और फिर वजीर खजाना से मुलाकात है। इसके बाद वो चंद ज़रूरी फार्म देखने के लिए जाएंगे, शाहानी कह रहा था। इसी लम्हा नीले रंग की एक शेवलेट, जिसको एक सयाफाम अफ्रीकी चला रहा था, होटल के अहाते से बाहर निकली। वो इनके बराबर से गुजरी तो फरहाद ने देखा कि डॉक्टर बनर्जी और कमल पिछली सीट पर बैठे थे। एक और भारतीय ड्राइवर के बराबर बैठा हुआ था। फासला रखकर ताकुब करो, फरहाद ने कहा। पार्क शहर से बाहर वाक़ है, इसलिए इनको निगाह में रखना दुश्वार ना होगा। पार्क तकरीबन 40 मुरब्बा मील के इलाके में वाक़ है और सड़कें कच्ची और नाहमवार हैं, इसलिए वो तेज सफ़र नहीं कर सकते, फरहाद बोला। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उन्हें ताकुब में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। पार्क के गेट से पहले वो रुक गए ताकि बनर्जी की कार गुजर जाए। कुछ देर बाद वो गेट पर पहुंचे और दाखिले की फीस अदा की। गेट पर मौजूद मुहाफिजों ने उन्हें सख्ती के साथ ताकीद की कि कार के दरवाजे बंद रखें और किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलें। वो कच्ची सड़क पर आगे बढ़े तो शेवलेट नजरों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन पेचोखम खाती हुई नाहमवार सड़क पर इनको यकीन था कि जल्दी बनर्जी को पा लेंगे। कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें जराफों का एक जोड़ा चलता हुआ नजर आया। वो अपनी लंबी लंबी गर्दनों को बुलंद करके आसानी से दरख्त की बुलंद शाखें और पत्तियां खा रहा था। एक मोड़ से गुजरते ही चढ़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद दूर तक खुला हुआ मैदानी इलाका था। अब तक इनका कहीं पता नहीं है, शाहानी बोला। फिक्र ना करो, वो हमें जरूर मिल जाएंगे, फरहाद ने इत्मीनान दिलाया। वो काफी देर तक सफर करते रहे। रास्ते में मुख्तलिफ जानवर इस तरह आजाद घूम रहे थे जैसे आमतौर पर जंगलों में मिलते हैं। तकरीबन आधा घंटे बाद इनको कुछ फासले पर हवा में उड़ते हुए गिद्ध नजर आए और फिर दरख्तों के एक झुंड के करीब उन्हें 10-12 शेर एक दरख्त के नीचे आराम करते हुए नजर आए। कुछ फासले पर शिकार किया हुआ जानवर पड़ा था, जिसे अपनी भूख मिटाने के बाद उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, और वहां से करीब ही नीली शेवलेट खड़ी थी। शेवलेट में बैठे हुए भारतीय अपने मूवी कैमरों से शेर की तस्वीर लेने में मसरूफ थे। फरहाद ने जेब से अपना पिस्तौल निकाल लिया, जिसे वो चलते वक्त साथ ले आया था। वो सोचा था कि अगर वो चक्कर काटकर शेवलेट के ऐन पीछे पहुंच जाएं, तो शायद इनको ना देखा जा सके। शेर यकीनन इनको देख लेंगे, लेकिन चूंकि पेट भरे थे इसलिए शायद ज्यादा तवज्जो ना दें। खदशा सिर्फ ये था कि स्याह फार्म ड्राइवर
जो बेकार बैठा था, शायद इनको आते हुए देख ले, लेकिन अगर भारतीयों ने इन्हें पहले पहचान लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं सीट के नीचे छुप रहा हूं, लेकिन तुम ड्राइव करते रहो, फरहाद ने शाहानी को हिदायत की। तुमको वो नहीं पहचानते, इसलिए अगर देख भी लिया तो समझेंगे कि इन्हीं की तरह कोई तफरीह करने आया है। नैरोबी आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं, लेकिन तुम मुझे सूरत हाल बतलाते रहना, और जब बिल्कुल करीब पहुंच जाओ तो बतला देना। मैं दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाऊंगा, फरहाद ने कहा। लेकिन इरादा क्या है? शाहानी घबरा कर बोला। इन खूंखार शेरों की मौजूदगी में बाहर निकलना खतरनाक ना होगा? वो बोला। वो पेट भर चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि मुझ में दिलचस्पी ना लेंगे, फरहाद ने कहा। तुम दीवाने हो गए हो। अगर इन खूंखार दरिंदों से बच गए तो बनर्जी और इसके साथी तुमको जरूर देख लेंगे, और वो यकीनन मुसल्लह होंगे, शाहानी ने कहा। तो मेरी फिक्र ना करो, ड्राइव करते रहो, फरहाद बोला। तुम्हारी मर्जी, कितने करीब पहुंचना है? शाहानी ने पूछा। जब सिर्फ 2 गज का फासला बाकी रह जाए तो मुझे बतला देना, फरहाद बोला। इसके बाद तुम क्या करोगे? शाहानी ने पूछा। मैं बाहर निकलती इनको पिस्तौल की जद में ले लूंगा और इस लड़की कमल को अपनी कार में ले आऊंगा। इसके बाद हम तेज रफ्तारी से फरार हो जाएंगे, फरहाद ने कहा। दिन दहाड़े अगवा? तुम जरूर दीवाने हो गए हो, शाहानी खौफजदा लहजे में बोला। इतनी खूबसूरत लड़की के लिए सब कुछ किया जा सकता है, फरहाद ने हंसते हुए कहा। तुम कार को हरकत में रखते हुए अगला दरवाजा खोल देना ताकि मैं लड़की को अंदर धकेल दूं। मैं पिछली सीट पर रहकर उसे कवर करूंगा, फरहाद ने कहा। लेकिन इस लड़की को अगवा करके तुम करोगे क्या? शाहानी ने पूछा। यार, लड़की को क्या करते हैं तुम इतना नहीं समझते, फरहाद बोला। सुनो फरहाद, मैंने ये सब कभी नहीं किया, शाहानी घबरा कर बोला। तुम शायद, हर आदमी जिंदगी में पहला तजर्बा करता है। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है वो करो, बहस का वक्त नहीं है, फरहाद ने लुत्फ लेते हुए कहा। ठीक है, तुम जिम्मेदार होगे, शाहानी बोला। अब हम कितनी दूर हैं? फरहाद ने पूछा। कोई 200 गज, शाहानी ने कहा। शेर क्या कर रहे हैं? फरहाद ने पूछा। बैठे हुए हैं, लेकिन ठहरो। एक शेरनी उठकर खड़ी हो गई है। वो शिकार के करीब खड़े हुए गीदड़ को देख रही है और वो ऐसा ऐसा इसी सिमत रवाना हो गई है, शाहानी बोला। ये बुरा हुआ, शेर से मुकाबले के लिए पिस्तौल नाकाफी था, और अगर शेरनी हमले पर आमादा हो गई तो दूसरे शेर भी खामोश ना बैठेंगे। क्या वो हमारी सिमत में आ रही है? फरहाद ने पूछा। नहीं, वो रुक गई, अब हर सिमत में देख रही है, शाहानी ने कहा। कार बहुत आहिस्ता कर दो, फरहाद बोला। बनर्जी के ड्राइवर ने हमको देख लिया है, वो मेरी सिमत घूर रहा है, शाहानी बोला। और दूसरे क्या कर रहे हैं? फरहाद ने पूछा। वो सब शेरों को देख रहे हैं, शाहानी बोला। अगर ड्राइवर इनको कुछ बतलाए तो मुझे फौरन बतला देना, फरहाद ने कहा। तैयार रहो, हम करीब पहुंच गए हैं, शाहानी ने कहा। लो, 2 बच्चे भी उठकर खड़े हो गए हैं। ड्राइवर बनर्जी की सिमत में देख रहा है, लेकिन अब तक खामोश है, शाहानी बोला। अब कितना फासला है? फरहाद ने पूछा। मुश्किल से 30 गज का होगा, खुदाया, एक शेर भी खड़ा हो गया। बड़ा खौफनाक दरिंदा है, फरहाद, खुदा के लिए तुम बाहर ना निकलो, शाहानी बोला। घबराओ नहीं, जब 10 गज का फासला बाकी रह जाए तो बतला देना, और जब 2 गज हो जाए तो इशारा कर देना। कार स्टार्ट रखना, और मेरे उतरने के बाद कुछ दूर जाकर कार को वापस मोड़कर जरा तेजी से इसे सिमट आना। मुझे यकीन है कि लड़की के बैठते ही वो फायरिंग शुरू कर देंगे, लेकिन अगर हम चढ़ाई से पार निकल गए तो फिर समझो कामयाब हो गए, फरहाद ने कहा। 10 गज, शाहानी ने अचानक कहा। फरहाद तैयार होकर बैठ गया। उसे पिस्तौल को मजबूती के साथ हाथ में पकड़ लिया था। उसने अपना प्लान जहन में नक्श कर लिया। 7 गज, शाहानी की आवाज कांप रही थी। शेर अब हमारी तरफ देख रहा है, बनर्जी ने अपने शीशे नीचे गिरा लिए हैं। 5 गज, ड्राइवर ने बनर्जी से कुछ कहा। तैयार, 2 गज, खुदा के लिए होशियार, शाहानी कह रहा था, लेकिन उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले फरहाद कार से बाहर छलांग लगा चुका था। वो तीर की तरह शेवलेट की सिमत में झपटा और इतनी सरत के साथ उसने दरवाजे खोलकर सबको पिस्तौल की जद में ले लिया कि बनर्जी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो फटी फटी निगाहों से फरहाद को यूं घूर रहा था जैसे भूत देख लिया हो। कमल, तुम बाहर निकलो, फरहाद ने खूंखार लहजे में कहा। मेरी कार की सिमत जाओ और अगली सीट पर बैठ जाओ। अगर तुमने जरा भी मुजाहिमत की तो मैं सबको गोली मार दूंगा, फरहाद बोल रहा था। मिस्टर फरहाद, बनर्जी ने कहना चाहा। फरहाद ने इशारे से रोक दिया। नीचे उतरो कमल, उसने गरज कर हुक्म दिया। और सुनो बनर्जी, तुमसे भी मैं निपट लूंगा, लेकिन किसी और वक्त। ये ना समझना कि तुम बच गए हो, फरहाद बोला। कमल फौरन नीचे उतर गई। बनर्जी और इसका साथी सख्ते के आलम में फरहाद को घूर रहे थे।
उसे कनखियों से कमल को पीजों की सिमत में बढ़ते हुए देखा। खबरदार फरहाद, होशियार। अचानक शहानी की खौफजदा आवाज सुनाई दी और उसने जैसे निगाह उठाई, शेरनी तेज रफ्तारी के साथ बढ़ती हुई नजर आई। फरहाद बिजली की सी सरहद के साथ घूमकर अपनी कार की सिमत में दौड़ा। कमल अगला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रही थी। एक लम्हे के लिए उसे शहानी के दहशतजदा चेहरे की सिमत में देखा और फिर जैसे ही मुड़ा उसे शेरनी नजर आई जो बिल्कुल सर पर पहुंच चुकी थी। कार चंद कदम फासले पर थी। उसने पिछले दरवाजे की सिमत में छलांग लगाई और ऐन इसी लम्हे शेरनी ने इस पर जस्त लगाई। उसके अचानक झुक जाने से शेरनी का आहिनी पंजा कोट के पिछले हिस्से को फाड़ता हुआ निकल गया, लेकिन इतनी देर में फरहाद दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर औंधा गिर चुका था। शहानी ने इतनी तेजी से कार घुमाई कि पिछला दरवाजा झटके से खुद ब खुद बंद हो गया और दूसरे ही लम्हे बाद वो बरकरफ्तारी से वापस जा रहे थे। चंद लम्हों बाद जब औसान बजा हुए तो फरहाद ने उठकर पीछे देखा। शेरनी वापस जा रही थी। शेवलेट उसी तरह खड़ी थी। क्या बनर्जी और इसका साथी मुसल्ला नहीं है? फरहाद ने ताजुब के साथ पूछा। डॉक्टर बनर्जी अमन पसंद आदमी है। वो तशद्दुद पर एतकाद नहीं रखता और जब तक जंग नागजीर ना हो जाए असला इस्तेमाल नहीं करता, कंवल ने कहा। लेकिन अब वो सब कुछ इस्तेमाल करेगा। तुमने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है, कंवल बोली। शहर के मरकजी हिस्से में पहुंचकर फरहाद ने कार को एक गली में रुकवा लिया और पिस्तौल शहानी के हाथ में थमा दिया। इस लड़की को रोके रखना, उसने कहा, और अगर फरार होने की कोशिश करे तो बेदरेक गोली मार देना। फरहाद बोला। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? शहानी ने घबराकर पूछा। अपने कपड़े बदलने। देखते नहीं कि ये सूट शेरनी की नजर हो गया है, उसने कहा। खुदा की पनाह, तुमको इस हालत में भी कपड़ों की फिक्र है? शहानी बोला। फरहाद का होटल सामने ही था। वो इतनी जल्द वापस आ गया कि शहानी को हैरत हुई। अब तुम नीचे उतर जाओ, उसने शहानी से कहा। और तुम कहाँ जा रहे हो? शहानी ने पूछा। फरहाद ने गौर से शहानी को देखा। उसे यकीन था कि डॉक्टर बनर्जी को शहानी से हकीकत मालूम करने में दुश्वारी ना होगी। ये फरबा नदाम सहाफी तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकेगा। अकल तो यही तकाजा है करती थी कि वो सीधा एयरपोर्ट जाए और जितनी जल्द मुमकिन हो डॉक्टर बनर्जी की पहुंच से दूर निकल जाए, क्योंकि अब वो जुनूनी शख्स इबरतनाक इंतकाम लेकर रहेगा। लेकिन फर्ज का तकाजा ये था कि बनर्जी को यह मालूम हो जाए कि वो कमल को लेकर कहाँ गया है। उसे ये तवक्का ना होगी कि फरहाद उसके लिए जाल बिछाए मुंतजिर होगा। तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं? उसने पूछा। जाहिर है, शहानी ने जवाब दिया। शहानी ने काहिरा में उसकी जान बचाई थी, लेकिन टीपू की खातिर उसे भी कुर्बान किया जा सकता था। लेकिन उम्मीद यही थी कि बनर्जी उससे इंतकाम ना लेगा। मैं शुमाल में एम्बोस्ली के इलाके में जा रहा हूं, फरहाद ने बताया। तुम इस दौरान तफरी करो। नैरोबी बहुत खूबसूरत शहर है। और इससे पहले कि शहानी कुछ और पूछ सकता, उसने कार आगे बढ़ा दी। पूरी रफ्तार से ड्राइव करता हुआ वो जल्द ही शहर से बाहर पहुंच गया। रास्ते में कहीं नीली शेवलेट नजर ना आई। तुमने ये हरकत क्यों की? पहली बार कंवल ने सवाल किया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, फरहाद बोला। वो खामोशी से सफर करते रहे। कंवल ने हल्के नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज से निकले हुए इसके सरडूल और सुर्खो सफेद बाजू किसी संग तराश के मुजस्मे की तरह चमक रहे थे और वो सोचा था कि इस हसीन लड़की से हकीकत कैसे मालूम की जाए। वो इस पर तशद्दुद करके भी जबान खुलवा सकता था, लेकिन किसी कमजोर औरत पर जालिमाना तरीका इस्तेमाल करना उसके जमीर के खिलाफ था। अम्बोस्टी के इलाके में जंगली जानवरों की बहुतात थी। कंवल ने शेरनी के खौफनाक हमले का मंजर जरा देर पहले खुद देखा था। उसकी दहशत यकीनन उसके जहन में अब तक ताज़ा होगी। अगर वो रास्ते में किसी जंगली शेर के करीब कार को रोककर उसे बाहर निकलने की धमकी दे तो यकीनन वो खौफजदा होकर जबान खोल देगी। और अम्बोस्ली के इलाके में खतरनाक शेरों की कमी ना थी। वो जैसे ही कजियादों की आबादी से बाहर निकले, दूर तक खुला हुआ मैदान फैला था जिसके इख्तिताम पर सरसब्ज पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। चंद मील आगे जाने के बाद जंगल शुरू हो गया। घने दरख्तों के दरमियान सूरज छुपकर रह गया था और तब फरहाद ने कंवल की सिमत में देखा। तुम इतनी खामोश क्यों हो? फरहाद ने पूछा। तुम्ही ने कहा था कि चुप रहो, कंवल ने जवाब दिया। फरहाद उसकी बरजस्तगी पर हंस पड़ा। क्या तुम हमेशा दूसरों का हुक्म मानने की आदी हो? बशर्त ये कि हुक्म देने वाला कोई बहादुर मर्द हो, कंवल ने कहा। ओह, लेकिन तुम इस तरह मुझे खुश ना कर सकोगी कंवल। मैं बहुत जालिम आदमी हूँ, फरहाद बोला। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कंवल ने पूछा। मैंने सोचा कि तुमको नैरोबी के हकीकी जंगलों की सैर करा दूं। यहाँ नेशनल पार्क की तरह पालतू जानवर नहीं हैं, इंतहाई खूंखार दरिंदे हैं, फरहाद ने कहा। एक बार फिर वो चुप हो गए। वो तकरीबन 70 मील का फासला तय कर चुके थे। अचानक उन्हें कुछ फासले पर दो अफ्रीकी जाते हुए नजर आए। ये जंगली कबाइल के लोग मालूम होते थे।
इनके सर और चेहरों पर सफेद पट्टियां सी पेंट की हुई थीं और जिस्म पर जंगली जानवरों की खालें मौजूद थीं। वो लंबे और तेज धार वाले भाले हाथ में लिए हुए थे जिनकी नोकें चमक रही थीं। उनके स्याह जिस्म भी किसी रोगन की मालिश की वजह से चमक रहे थे। हम मसाई के इलाके में दाखिल हो चुके हैं, फरहाद ने कहा, और यकीन करो कि अगर ये किसी को यहाँ पर तन्हा पाएंगे तो नेज़े उसके दिल से पलक झपकते में पार होंगे, फरहाद बोला। तो मुझे खौफजदा किए बगैर भी बात कर सकते हो, कंवल ने कहा, और वो मुस्कुरा दिया। चलो मान लिया। अब बतलाओ कि बनर्जी के ग्रोह में तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम मेरे फ्लैट पर क्यों आई थी, फरहाद ने पूछा। ये कोई राज की बात नहीं है, मैं उनके साथ तर्जुमान की हैसियत से हूं, कंवल ने कहा। तुम कौन कौन सी जबान जानती हो, फरहाद ने पूछा। अरबी और अफ्रीका की कबायली जबान सवाहिली, कंवल बोली। तुमको जमाल शाहबी और हमारे बारे में किसने मुखबरी की थी, फरहाद ने पूछा। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, मुझे वहां की एक तंजीम को जरूरी कागजात पहुंचाने के लिए भेजा गया था, कंवल ने कहा। कौन सी तंजीम, फरहाद ने पूछा। ये मैं नहीं बतला सकती। क्या इस तंजीम का ताल्लुक तुम्हारे मुल्क से है, फरहाद ने पूछा, और वो हंस पड़ी। ये भी कोई पूछने की बात है। अचानक एक चकारा कार के सामने आ गया। फरहाद ने जोर से ब्रेक लगाया। कार एक झटके के साथ चंद कदम घसट कर रह गई। कच्ची सड़क से उड़ने वाली धूल ने अंधेरा कर दिया। तुम अभी कह रहे थे कि बहुत जालिम हो। जालिम लोग किसी हिरन को बचाने की कोशिश नहीं करते, उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कंवल ने कहा। मेरी सहमदिली से किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। वक्त पड़ने पर मैं दरिंदा बन जाता हूं, उसने झिझिलाकर कहा। कुछ देर बाद फिर खामोशी तारी रही। फिर फरहाद ने आहिस्ता से पूछा, तुम कहाँ पैदा हुई थी, कंवल? बंगाल के एक गांव में, जहां मेरी बेवा माँ को अपना पेट भरने के लिए जिस्म फरोशी करना पड़ती थी। कंवल के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट खेलने लगी। मैं भी जवान भी ना हुई थी कि कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ ने मुझे खरीद दिया। उसे मेरा हसीन और गदास जिस्म बहुत पसंद था। मोटे भद्दे और हरीस इस सेठ ने मेरे जिस्म से पूरी पूरी कीमत वसूल की। फिर एक अफ्रीकी ताजिर ने दावत के दौरान मुझे पसंद कर लिया। सेठ ने मुझे बिला तामुल उसके हवाले कर दिया। वो तिजारत के सिलसिले में कलकत्ता आया हुआ था। मैं सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ज़हीन भी थी। चंद हफ्तों के अंदर अंदर मैंने इसकी सोहबत में अरबी और सवाहिली ज़बान सीख ली। और फिर एक दिन उसके यहाँ डॉक्टर बनर्जी आया तो उस अफ्रीकी ने मेरी जहानत की तारीफ की। बनर्जी ने इससे ख्वाहिश की कि जाते हुए वो मुझे इनके हवाले कर दे, जो उसने फौरन ही मंजूर कर लिया। इस तरह मैं बनर्जी के पास पहुंच गई, जिसने अरबी के अलावा कई और ज़बानों में भी मुझे तालीम दी, और इस तरह अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, कंवल कह रही थी। ऐसा लगता है कि बनर्जी तुमको बहुत पसंद करता है, फरहाद ने कहा, हालांकि वो तुम्हारे बाप के बराबर है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कंवल बोली। क्या वो तुमसे बाप की तरह मोहब्बत करता है, फरहाद ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरे जिस्म की कशिश शायद उसे परेशान करती है। फिर भी उसने कभी खुद से मुझे हाथ नहीं लगाया, कंवल ने जवाब दिया। वो मेरे जज्बात को सीर नहीं करता, ख़त्म कर देना चाहता है, कंवल बोली। क्या मतलब, फरहाद ने पूछा। कंवल ने एक ठंडी सांस ली। उसने मेरी जिनसी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देने का बड़ा भयानक तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया है, कंवल बोली। वो तफसील पूछना चाहता था, लेकिन पहले असल बात दरियाफ्त करना थी। ये नारी किस किस्म की तंजीम है, फरहाद ने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, कंवल ने जवाब दिया। एक बार फिर वो खुले हुए इलाके, पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गए थे। अभी और कितनी दूर जाना है? बस अब करीब आ गए हैं, फरहाद बोला। अगले मोड़ से गुजरते ही वो एक वसी मैदानी इलाके में पहुंच गए। जमीन बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही थी। ये दरअसल नमक के मैदान थे। कुछ फासले पर नमक की खुश्क झील की सतह चमक रही थी। कई मील तक इस नमकीन मैदान में सफ़र करने के बाद अचानक उसे कुछ फासले पर ज़ेबरे का एक रेवड़ नजर आया। फरहाद ने अंदाज़ा किया कि कम से कम 100 ज़ेबरे इसमें ज़रूर होंगे। मेरा ख्याल है कि यही मुनासिब रहेगा, इसने कहा, और कार रोककर इंजन बंद कर दी। ज़ेबरे दूर तक बिखरे हुए थे और ऐसा ऐसा उनकी मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। कुछ जो करीब थे रुककर कार की सिमत में देख रहे थे। उनके अनगिनत खुरों से उड़ने वाली गिर्द फिजा में फैल रही थी। नीले आसमान के पस मंजर में इस गर्द के दरमियान उनके धारीदार जिस्म बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ज़ेबरे कितने खूबसूरत जानवर है ना, लेकिन कभी उनके हुस्न से मुतासिर होकर गाफिल नहीं होना चाहिए। ये अचानक हमला कर देते हैं, फरहाद ने कहा। मैं याद रखूंगी, कंवल बोली। कंवल, मैं तुमसे चंद बातें बहर सूरत मालूम करना चाहता हूँ, फरहाद ने संजीदा लहजे में कहा। और इसलिए तुमको लेकर यहाँ पर आया हूँ, फरहाद बोला। बात पूछने के लिए इतनी दूर लाने की क्या जरूरत थी, कंवल ने कहा।
अगर तुमने जवाब ना दिया तो खुद सोच लो कितनी दूर पैदल वापस जाना कितना मुश्किल होगा, फरहाद ने कहा। ओह, तो इसलिए तुम मुझे यहां पर लाए हो, कमल ने कहा। हाँ। तुम पूछना क्या चाहते हो, कमल बोली। तुम नारी के मुतालिक जो कुछ जानती हो मुझे बतला दो, फरहाद ने कहा। वो एक लम्हा चुप रही, फिर फरहाद की सिमत में देखकर बोली, क्या तुमको अंदाजा नहीं कि अगर डॉक्टर बनर्जी को शुबा हो गया कि मैंने जबान खोली है तो मेरा अंजाम क्या होगा? मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेगा, ये मेरा वादा है, फरहाद ने कहा। वो ताकुब करके हमारा पता लगा देगा, ख्वाह कि उसे इस काम में तमाम जिंदगी मेहनत क्यों ना करना पड़े। तुम नहीं जानते कि वो कितना जिद्दी आदमी है, कमल ने कहा। मैं जानता हूं और इसका मुंतजिर हूं, फरहाद बोला, लेकिन मैं सिर्फ तर्जुमान हूं, इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, कमल बोली। जो कुछ भी जानती हो वही बतला दो, फरहाद बोला। कमल कुछ देर तक सोचती रही। नहीं फरहाद, मैं तुम्हें कुछ नहीं बतलाऊंगी, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती, कमल ने कहा। क्या तुम नारी के मंसूबे से मुत्तफिक हो, फरहाद ने पूछा। मेरा मुत्तफिक होना कोई हैसियत नहीं रखता, मैं इतनी अहम नहीं हूं, कमल बोली। तुम बहुत अहम हो कमल, खुद को इतना कमतर क्यों समझती हो? तुम दूसरों की मर्जी की अतात क्यों करती हो? क्या तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, फरहाद ने कहा। मैंने इसी माहौल में परवरिश पाई है फरहाद, जहां सिर्फ दूसरों की मर्जी चलती है, कमल ने कहा। फिर भी तुम्हारा दिल आज़ादी के लिए जरूर तड़पता होगा। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे फ्लैट पर जिस तरह खुद को मेरे हवाले करना चाहा था वो तुम्हारी अपनी ख्वाहिश नहीं थी। तुम बनर्जी के हुक्म की तामील कर रही थी, जबकि खुद तुम्हारा दिल इस सस्ती हरकत पर तुम्हें मलामत कर रहा होगा। तुम इससे खौफजदा हो, वो तुमको कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, अपने मकासद के लिए तुमको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या तुम्हें मैं इस गुलामी से निजात हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है, फरहाद ने कहा। मैं आज़ाद कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारे ख्याल में अगर मैंने इससे गद्दारी की तो क्या वो मुझे माफ कर देगा, कमल ने कहा। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुमसे आराम और आसूदा जिंदगी का वादा कर चुका हूँ। तुमको पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और तुमको आज़ादी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए काफ़ी रकम भी फराहम कर दी जाएगी। तुम चाहोगी तो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुल्क में रहने का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। आज़ादी बड़ी नेमत है कमल, फरहाद ने कहा। तुम इतने बड़े बड़े वादे कैसे कर सकते हो, कमल ने पूछा। तुमने जमाल शाहाबी के बारे में सुना है, उनके पास दौलत की कमी नहीं और मैं इनकी तरफ से ये वादा करने का इख्तियार रखता हूँ, फरहाद ने कहा। नहीं फरहाद, मैं तुम्हें कुछ ना बतलाऊंगी, ये मेरा फैसला है, कमल ने काफी देर गौर करने के बाद कहा। फरहाद को बाकी गुस्सा आ गया। तो फिर तुम कार से नीचे उतर जाओ और पैदल नैरोबी वापस जाओ। तुम कुछ ना भी बतलाओ तो बनर्जी तुमको माफ ना करेगा, फरहाद बोला। तुम मुझे इस जजीरे में तन्हा छोड़ दोगे, कमल ने कहा। अगर तुम नारी के बारे में ना बतलाओगी तो मैं ना सिर्फ तुमको यहाँ तन्हा छोड़ दूंगा बल्कि जाते वक्त ज़ेबरों के इस रेवड़ को खौफजदा करके भड़का भी दूंगा और 200 खौफजदा ज़ेबरों के भागते हुए रेवड़ के पैरों तले आकर तुम्हारा क्या हशर होगा ये खुद सोच लो, फरहाद ने कहा। ओह, तो गोया ये मेरा अंजाम होगा, कमल ने कहा। तुम सच बोलकर इससे बच भी सकती हो, फरहाद बोला। नहीं फरहाद, जिंदगी मुझे इतनी प्यारी नहीं कि गद्दारी पर आमादा हो जाऊं, उसने सर्द लहजे में कहा। तुम धक्का देने की जहमत ना करो, मैं खुद ही उतर जाती हूँ। वो दरवाजा खोलकर बाहर उतर गई। फरहाद इस गैर मुतवक्का हिम्मत पर हैरान रह गया। बाय बाय फरहाद, कमल ने खौफजदा नजरों से ज़ेबरों की सिमत में देखते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, फरहाद ने झिंझिलाकर कहा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कार चलाता हूँ, अगर इरादा बदल जाए तो आवाज दे लेना, उसने तंजिया आवाज में कहा। उसकी जरूरत नहीं पेश आएगी, कमल बोली। फरहाद के पास अब कोई और हरबा बाकी ना रहा था। उसने कार को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा दिया। उसकी निगाहें आईने पर जमी थीं, लेकिन कमल बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसने एक मरतबा भी इशारा नहीं किया। मजबूरन उसने कुछ दूर जाने के बाद कार का रुख ज़ेबरों के रेवड़ के अगले सिरे की सिमत में मोड़ दिया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कमल जैसी लड़की से उसने ये तवक्का क्यों की कि वो धमकियों से डर जाएगी। उसे धमकी देकर अपनी कमजोरी का एतराफ़ किया था और अब इरादा तब्दील करना मजीद कमजोरी की अलामत बन जाएगा। कार अब ज़ेबरों के रेवड़ से आगे निकल गई थी और कमल एक धब्बे की तरह नजर आ रही थी। ज़ेबरे चौकन्ना हो गए थे और बार बार गर्दन उठाकर कार को देख रहे थे। उन्होंने शायद खतरे की बू सूंघ ली थी और फिर अचानक वो भड़क उठे। इधर उधर बिखरे हुए ज़ेबरे भागकर रेवड़ में शामिल हो गए। उनके भागने से उड़ने वाली गर्द ने कमल को छुपा लिया। अब पूरा रेवड़ इस सिमत में भागने लगा था जहां वो कमल को छोड़कर आया था। कमल का अंजाम सोचकर वो कांप उठा, लेकिन क्या उसे बचाने के लिए वापस जाना मुनासिब होगा? उसकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई।
वो किसी कमजोर लड़की के इस तरह मरने का तस्वुर नहीं कर सकता था, ख्वाह उसका ताल्लुक बैनर्जी के गिरोह से ही क्यों ना हो। वो बैनर्जी की तरह शैतान सिफ्त और सफाक नहीं बन सकता था। और इसी लम्हा ज़ेबरों के रेवड़ ने बर्क रफ्तारी से कमल की सिमत में रुख मोड़ दिया। उनके कदमों की आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। फरहाद ने कार को पूरी रफ्तार से छोड़ दिया। ज़ेबरों के पैरों से उड़ने वाली गर्द के तूफान से बचने के लिए उसे काफ़ी दूर का चक्कर काट कर बढ़ना पड़ रहा था, जिससे खासा वक्त ज़ाया हो गया। ज़ेबरों के कदमों की गूंज में कार के इंजन की आवाज़ गुम होकर रह गई थी और ज़ेबरे इससे काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन जल्दी वो इनके बराबर पहुंच गया। कार के स्पीडोमीटर की सुई 50 से आगे निकल चुकी थी। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अचानक एक ज़ेबरा रिवर से निकलकर सामने आ गया। टक्कर से बचने के लिए फरहाद ने तेजी से कार का रुख घुमा दिया। चंद लम्हे और ज़ाया हो गए और फिर गर्द के बादलों में उसे कमल बिल्कुल साकित खड़ी नजर आई। गर्द की वजह से वो साफ नजर ना आ रही थी और अभी वो कम से कम 300 गज के फासले पर थी। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन अब ये वाज़ेह था कि इतना मौका ना मिल सकेगा कि वो कार रोककर कमल को कार में बिठा सके। उसने कार को ज़ेबरों के रेवड़ के अगले हिस्से से निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बराबर से तेज रफ्तारी के साथ दौड़ते हुए ज़ेबरों का शोर बहुत भयानक लग रहा था। कमल बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे उसे सकता हो गया हो, और फिर वो ज़ेबरों से आगे निकल गया। कार को रोकते ही वो छलांग लगाकर बाहर कूदा। शोर इतना तेज था कि जैसे हजारों तबल एक साथ बज रहे हों। फरहाद ने झपट कर कमल को अपने बाजुओं में समेटा और सरद के साथ मुंह के बल जमीन पर घसीट लिया। वो दोनों कार के बराबर पड़े हुए थे। फरहाद ने इसे पूरी तरह से अपने जिस्म से ढांप लिया था और खौफ और परेशानी के आलम में सब कुछ भूल गया था। बिल्कुल बराबर से गुजरते हुए ज़ेबरों के रेवड़ के कदमों से जमीन कांप रही थी और फिर रेवड़ इनको नुकसान पहुंचाए बगैर गुजर गया। चंद लम्हे तक वो साकित पड़े रहे। ऐसा सन्नाटा था कि जैसे किसी बिफरे हुए दरिया का रेला गुजर जाने के बाद होता है, और फरहाद को यकीन ना आ रहा था कि उसने वाकई कमल को बचा लिया है। अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कमल की सिमत में निगाह दौड़ाई। दोनों सफ़ेद गर्द में इस तरह अटे हुए थे कि पहचानना मुमकिन ना था, और दूसरी लम्हे इसके लबों से कहकहे फूट निकले। उसने कमल को सहारा देकर उठाया। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हों। यहाँ से चंद मील के फासले पर एक होटल है, हम वहाँ किराए पर एक कमरा हासिल करके पहले गुसल करेंगे और फिर खाना। बड़े जोर की भूख लग रही है, फरहाद ने कहा। रास्ते में कमल उसे अजीब नजरों से घूरती रही, जैसे हैरान हो कि एक ऐसा आदमी है। तुम बड़ी बहादुर हो कमल, उसने कहा। वाकई, वो बोली। क्या तुम्हें खौफ नहीं आ रहा था? फरहाद ने पूछा। जाहिर है, लेकिन मुझे तुम पर एतमाद था, कमल बोली। मुझ पर एतमाद? फरहाद ने कहा। हाँ, मैं जानती थी कि जब तुम मेरा जमीन पर गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मरने हरगिज नहीं दोगे, कमल ने कहा। इस वाक़े ने तुम्हारे जहन पर गहरा तासुर छोड़ा है, फरहाद बोला। बहुत गहरा, और शायद मैं किसी दिन इसका सबब भी बतला सकूं, कमल ने कहा। लेकिन अभी नहीं? फरहाद ने पूछा। नहीं, वो बोली, और वो खामोशी से सफ़र करते रहे। ऐसी खामोशी जिसमें दोनों एक दूसरे के मुतालिक ही सोच रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।